हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 11 आपने पढ़ा था। उसमें से कुछ शॉर्ट नोट्स रह गए थे जो कि आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना। इससे पहले आपने चैप्टर 11 तक कंप्लीट कोर्स आपने का हो चुका है, आपके पास सारे वीडियोस आ चुके हैं और अब जो है आपको चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 देन टोटल ऑल चैप्टर्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे मेरे, ठीक है ना। मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पहली जो हेडिंग हमारी शुरू होती है, पहला है असममित ईथर। असममित ईथर, इस पर शॉर्ट नोट डालते हैं असममित ईथर पर, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस को नहीं देखा है तो भाई आप वीडियोस को आसानी से देख लें और आपके क्लास 12th के अनसॉल्व्ड पेपर का सॉल्यूशन भी आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा, जो आपको कहीं भी YouTube चैनल पर सीरियल बाय सीरियल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आप अपनी क्लास 12th की अच्छी से अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हम हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो हमने आपको लिखाया क्या, पहला शॉर्ट नोट है हमारा असममित ईथर। असममित ईथर क्या होते हैं? असममित ईथर, असम माने क्या होता है? असमान से, यानी समान ना हो, है ना। असमान, असम माने क्या हो? असमान, अर्थात जो समान नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं कि जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े, भाई ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? ओ, ये ईथर है हमारा, है ना। अगर यहां पर एल्किल मूलक दोनों सेम है, दोनों एल्किल मूलक, एल्किल ग्रुप क्या है? सेम है, तो उसे हम एसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं, ठीक है ना। और अगर ऐसी कंडीशन हो CH3O C2H5, अब यहाँ पर दोनों एल्किल ग्रुप भिन्न भिन्न हो गए, डिफरेंट हो गए, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल ईथर। इसे हम सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे, इसे हम एसिमेट्रिकल ईथर कहेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं कि जब, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े, जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल, दोनों एल्किल, है ना, या कहते एरिल समूह, एल्किल या एरिल समूह, जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल या एरिल समूह भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना, भिन्न भिन्न होते हैं, तो असममित ईथर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो असममित ईथर कहलाते हैं। आया समझ? जब ऑक्सीजन परमाणु एटम से, ऑक्सीजन एटम से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप्स क्या हो? डिफरेंट डिफरेंट हो, सेम ना हो, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? एसिमेट्रिकल, असममित ईथर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देखते हैं, CH3O C2H5 नाम होगा एथिल मेथिल ईथर। CH3O मान लो ये रिंग जुड़ जाए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? मेथिल फेनिल, फेनिल मेथिल ईथर, है ना। दोनों ऑक्सीजन एटम से जुड़े हुए दोनों एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप भिन्न भिन्न होंगे, डिफरेंट होंगे, तो उसे हम एसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं, ठीक है ना। नंबर 2 पर चलते हैं। ये तो हमारा पहला शॉर्ट नोट था। नंबर 2 पर हम डालते हैं विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस, है ना। क्या बोलेंगे? विलियमसन सिंथेसिस, इंग्लिश में बोलते हैं।
तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि जब सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड, जब सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड, जब सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड की क्रिया, ठीक है ना, जब सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं, एल्किल हैलाइड से कराते हैं, जब सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो ईथर प्राप्त होते हैं, तो ईथर प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। क्या प्राप्त होते हैं भैया? ईथर प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो ईथर प्राप्त होते हैं। यह है अभिक्रिया, यह है अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। यानी दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है ना। यानी जब सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो ईथर प्राप्त होते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अब जैसे कि मान लो C2H5ONa सोडियम एल्कोक्साइड यानी सोडियम एथॉक्साइड, क्या नाम होगा? सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया किसी एल्किल हैलाइड से करवाते हैं, मान लीजिए कि XR, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड हो गया। या फिर मान लो कि हमने यहाँ पर ले लिया BrC2H5, ठीक है ना। तो BrC2H5 लेंगे तो इतना भाग हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा? इतना भाग निकल जाएगा और हीट करेंगे तो बन जाएगा C2H5O C2H5 प्लस H2, ठीक है ना। ये हो गई हमारी, यानी डाईएथिल ईथर प्राप्त हो गया। अगर हम यहाँ पर CH3 ले लेते तो CH3O CH3 डाईमेथिल ईथर प्राप्त हो जाता है ना। तो डेफिनेशन क्या है? जब सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो ईथर प्राप्त होते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है ना। अब मैं इसको साफ करता हूं और नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है ना, फिनॉल की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर, उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया एल्किल हैलाइड से की क्रिया एल्किल हैलाइड से, ठीक है ना। याद रहेगा, जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में फिनॉल की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर बेंजीन का आर्थो एवं पैरा हाइड्रोजन परमाणु से कराने पर बेंजीन का आर्थो एवं पैरा, बेंजीन का आर्थो एवं पैरा, ठीक है ना, हाइड्रोजन परमाणु, आर्थो एवं पैरा हाइड्रोजन परमाणु
परमाणु एल्किल ग्रुप द्वारा एल्किल समूह द्वारा या ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाता है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। हो गया भैया। डेफिनेशन क्या है कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर बेंजीन का आर्थो एवं पैरा हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। आइए देखते हैं एग्जांपल में। फिनॉल OH होगा, इसकी रिएक्टिंग हम CS3Cl यानी एल्किल हैलाइड से करवाते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रेजेंस क्या है, कह रहा एनहाइड्रस यानी निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या बनता है, कह रहा है बेंजीन का आर्थो एवं पैरा हाइड्रोजन एटम यानी CS3 यहाँ लग जाएगा और जो H होगा वो -HCl के रूप में निकल जाएगा प्लस OH और CS3 यानी आर्थो और पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा रिप्लेसमेंट हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या होगा, आर्थो क्रिसॉल और ये है पैरा क्रिसॉल। आया समझे। तो ये हो जाता है, यह अभिक्रिया हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ का हाइड्रोजन एटम एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है आर्थो और पैरा पोजीशन। आ गया होगा समझ में। अब हम चलते हैं नंबर 4। नंबर 4 पर है रीमन टीमैन अभिक्रिया। रीमन टीमैन अभिक्रिया, इसके बारे में वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म या CCl4, वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल क्लोरोफॉर्म या CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कास्टिक क्षार के ठीक है ना, कास्टिक क्षार के जलीय विलयन की उपस्थिति में, जलीय विलयन की उपस्थिति में, ठीक है ना, जलीय विलयन की उपस्थिति में सैलिसिलिक एल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल बनाता। वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल क्लोरोफॉर्म या CCl4 के साथ कास्टिक क्षार के जलीय विलयन की उपस्थिति में सैलिसिलिक एल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, रीमन टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। रीमन टीमैन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना, रीमन टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल पे देखते हैं कैसे कि ये हमारा फिनॉल हो गया, एग्जाम्पल नंबर 1 है OH,
CHCl3, ठीक है ना, की क्रिया कास्टिक क्षार यानी NaOH, वो भी कैसा चाहिए, एक्वस चाहिए यानी जलीय विलयन चाहिए। अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, उसने सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है ना, सैलिसिलिक एल्डिहाइड यानी कि यहाँ पर CHO लग जाएगा प्लस 3NaCl, इतना भाग अलग निकल जाएगा, CHO प्लस H2, ठीक है ना, प्लस। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 और 3 1 4 हो गई, यहाँ पर 2 निकल गए, मतलब कि 2 बच गए, और हाइड्रोजन आपकी 3 है, 3 1 4 है, मतलब कि 2H2, ये हमारा बन गया सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है, ठीक है ना, ये बन जाता है। तो क्या कहता है कि वह क्रिया जिसमें फिनॉल क्लोरोफॉर्म या CCl4 के साथ अपक्रिया करके कास्टिक क्षार के जलीय विलयन की उपस्थिति में अपक्रिया करके सैलिसिलिक एल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, रीमर टीमैन अपक्रिया कहलाती है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, OH प्लस CCl4 और 4NaOH, इतना भाग जैसे उसमें निकला था उसमें भी NaCl के रूप में निकल जाएगा। कंडीशन सेम होगी, एक्वस यानी जलीय विलयन चाहिए, और अब क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। कैसे, OH COOH प्लस 4NaCl प्लस 2H2, 4NaCl प्लस 2, ये हमारा सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रीमर टीमैन रिएक्शन, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 पर है कोल्बे श्मिट अपक्रिया। कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। कोल्बे श्मिट अपक्रिया में देखते हैं, लिखते हैं सोडियम फेनॉक्साइड को 125 डिग्री सेंटीग्रेड व 4 से 7 वायुमंडल दाब पर, ठीक है ना, सोडियम फेनॉक्साइड को 125 डिग्री सेंटीग्रेड व 4 से 7 वायुमंडल दाब पर CO2 के साथ गर्म करने पर, CO2 के साथ गर्म करने पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है। सोडियम फेनॉक्साइड को 125 डिग्री सेंटीग्रेड व 4 से 7 वायुमंडल दाब पर CO2 के साथ गर्म करने पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जिसे HCl के साथ अम्लीय करने पर, जिसे HCl के साथ अम्लीय करने पर, ठीक है ना, किसके साथ, HCl के साथ अम्लीय करने पर यानी एसिडिक करने पर आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। कोल्बे श्मिट अपक्रिया कहलाती है। कोल्बे श्मिट अभिक्रिया कहलाती है। फिर से एक बार दोहरा लीजिए, सोडियम फेनॉक्साइड को 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 से 7 वायुमंडल दाब पर
CO2 के साथ गर्म करने पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जिसे HCl के साथ अम्लीय करने पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। यह अपक्रिया कोलबेश श्मिट अपक्रिया कहलाती है। आइए रिएक्शन देखते हैं। यह हमारा सोडियम फिनॉक्साइड ONA हो गया है ना, क्या है सोडियम फिनॉक्साइड। इसको ना CO2 के साथ 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। कितने पर? ठीक है ना, 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो ये बनेगा सोडियम सैलिसिलेट COONA और OH। COONA और OH बन जाता है। अब ये है हमारा सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है। अब इसको हम HCl के साथ अम्लीय करेंगे तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, COOH ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल और माइनस NaCl निकल जाएगा। ये हमारा प्राप्त हो जाता है क्या, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। यह अपक्रिया हमारी कोलबेश श्मिट अपक्रिया कहलाती है। अब हम चलते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 पर चलते हैं। पावर एल्कोहल लिखा हुआ है, पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल की बात करते हैं। पावर एल्कोहल क्यों कहते हैं? क्योंकि एल्कोहल के मिश्रण का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है ना, ईंधन के रूप में करते हैं। डीजल पेट्रोल इंजन की ईंधन के रूप में करते हैं, इसलिए इसे पावर एल्कोहल कहा जाता है। देखिए क्या लिख सकते हैं, पेट्रोल और एल्कोहल, पेट्रोल और एल्कोहल के 4:1 के मिश्रण को पावर एल्कोहल कहते हैं। पेट्रोल और एल्कोहल के 4:1 के मिश्रण को पावर एल्कोहल कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें थोड़ी मात्रा में बेंजीन या ईथर भी होता है। इसमें थोड़ी मात्रा में बेंजीन या ईथर भी होता है, ठीक है ना। थोड़ी मात्रा में बेंजीन या ईथर भी इसमें पाया जाता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। क्लियर हुआ? ये था हमारा पावर एल्कोहल। और अगली हेडिंग है हमारा, अगले नंबर पर चलते हैं, 7वें नंबर पर 10 डिग्री OP। इसे कहेंगे ओवर प्रूफ। ओवर प्रूफ 10 डिग्री OP का एक शॉर्ट आंसर बनता है। 10 डिग्री OP से क्या तात्पर्य है, 10 डिग्री OP का क्या अर्थ है, ऐसा प्रश्न बनता है। तो देखिए क्या लिख सकते हैं कि 10 डिग्री OP का अर्थ है कि दिए गए नमूने की 10 डिग्री OP का अर्थ है कि दिए गए नमूने 10 डिग्री OP का अर्थ है कि दिए गए नमूने के 1000 आयतन, नमूने के 1000 आयतन, ठीक है ना, 1000 आयतन में एल्कोहल की उतनी ही मात्रा, 1000 आयतन में एल्कोहल की उतनी ही मात्रा, ठीक है ना, उतनी ही मात्रा उपस्थित है जितनी की प्रूफ स्पिरिट की मात्रा उपस्थित है,
जितनी की प्रूफ स्पिरिट के, ठीक है ना, प्रूफ स्पिरिट के 110 आयतन में, 110 आयतन में उपस्थित होनी चाहिए, उपस्थित होनी चाहिए। 10 डिग्री ओपी का अर्थ है कि दिए गए नमूने के 1000 आयतन में एल्कोहल की उतनी ही मात्रा उपस्थित है जितनी की प्रूफ स्पिरिट के 110 आयतन में उपस्थित होनी चाहिए, यानी इक्वल मात्रा उपस्थित होती है, 110 आयतन की बराबर मात्रा उपस्थित होती है, तो इसे हम कहते हैं 10 डिग्री ओपी। आया समझ में? इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है और अगले चैप्टर में अब हम मिलेंगे आपको चैप्टर नंबर 12 पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और आपको एक बढ़िया सा मौका मिला है जो कि पेपर आपके बढ़ गए। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो और आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है, ठीक है ना। और मैं आपको कंटिन्यू वीडियो भेजता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।